seeing clearly what may be. दृष्टि नहीं, दूरदृष्टि चाहिए डायमंड बनने की. Yes. Vision expands our horizons. The more we see, the more we can achieve. जितना दूर का हम देख सकते हैं, उतने दूर का मकाम हम पा सकते हैं. The more glorious our accomplishment, the courage to follow your dream is the first step towards destiny. Congratulations, Ritu and I, on behalf of winners, are very, very proud to present Mr. Nitesh Dixit. और हो गई मुश्किल and you became my destiny. तू ही मेरी मंजिल. 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल. 10 बहाने करके ले गए दिल. 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल. 10 बहाने करके ले गए दिल. Going diamond is good. Doing it young is very good. Doing it single is very, very, very good. मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करने के पहले किसी ऐसे की मुलाकात आप सबसे कराना चाहूंगा जिसका बहुत बड़ा रोल है मेरी सक्सेस के पीछे, जिसके होने का बहुत फायदा मिला मुझको और जिसकी वजह से मुझे वो स्ट्रेंथ, वो करेज मिली, वो साहस मिला कि मैं आपके सामने सक्सेसफुल होकर के खड़ा हो पाया. मैं आप सबके बीच में बुलाना चाहूंगा अपनी मदर मिसेस लीलावती दीक्षित को कि वो यहाँ पे आए. हिम्मत देती हैं, लेकिन कहती है कि मैं स्टेज के ऊपर कुछ बुलवाना मत मुझसे. लेकिन इनका आशीर्वाद जिसने मुझे ये मौका दिया और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो सिंगल बिजनेस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके पेरेंट्स, उनके लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट हमारे साथ नहीं होगा तो शायद हमारी सफलता अधूरी होगी और शायद बहुत समय लग जाए. इनके होने का मुझे बहुत फायदा हुआ. मैं सुनाऊंगा भी आपको कैसे. थैंक यू. और मेरे ख्याल से आप जब मेरी वीडियो देख रहे थे, मैं सोच रहा था कि काश आप ये वीडियो ना देखते, आप वो वीडियो देखते जो शायद 7 साल पहले चली होगी. 7 साल पहले जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, अगर आप उस वीडियो को देखते कि तब मेरे पास क्या था, तब मैं कैसा था, मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा आज उसके. मैं इस बिजनेस में आया जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर था. बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे इस बिजनेस में आने की कहानी जो शुरू हुई
वो बीकॉम फर्स्ट ईयर से नहीं हुई, वो तब से हुई जब मैं क्लास 10th में था। मेरे फादर एक गवर्नमेंट जॉब में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुआ करते थे। मेरी मदर एक सिंपल हाउसवाइफ थी। मैं अपने घर में लड़कों में सबसे बड़ा, मुझसे बड़ी एक सिस्टर, मुझसे 2 छोटे भाई और मुझसे एक छोटी सिस्टर थी। ये हम 7 लोगों की फैमिली थी। और चूंकि फादर हमारे बहुत अच्छी पोस्ट पे थे और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल उन्होंने हम सबको दी थी, तो मैं हमेशा जब भी वो जो चाहता था वो उनसे मुझे मिल जाता था, या तो एक बार कह करके या थोड़ी सी जिद करके। हमारे अच्छा सा घर था, गाड़ियां थीं, लोग आने जाने वाले, काफ़ी माहौल था, काफ़ी भीड़ भाड़ रहा करती थी घर में। और हमें, मेरे ख्याल से लाइफ बहुत अच्छी थी उस समय तक, जब तक मैं क्लास 10th में था। जब मैं क्लास 10th में अपने बोर्ड एग्ज़ाम दे करके हम लोग छुट्टियां मनाने की तैयारी कर रहे थे, तो हमने एक रोड एक्सीडेंट में अपने फादर को खो दिया। उस फैमिली के बारे में सोच के देखिएगा, जिस फैमिली का अर्निंग मेंबर एकदम से उस फैमिली से गायब हो जाए। बाकी सारे लोग, मैं उस समय क्लास 10th में था, मुझसे बड़ी सिस्टर 1 साल बड़ी थी, मेरे छोटा भाई क्लास 8th में, उससे छोटा 6th में और सबसे छोटी बहन क्लास 4th में। हमें उस दिन से एक्चुअली जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है, इसको थोड़ा सा जानने का और थोड़ा समझने का मौका मिला। मैं आज आप सब लोगों से जब बात करूंगा तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी शायद जिंदगी को देखा नहीं करीब से, जितना करीब से मैं उसको देख चुका हूं। और जब हमारे फादर हमें छोड़ के चले गए, उसके बाद 2 या 3 महीने नहीं लगे होंगे, हमारी पूरी लाइफस्टाइल जो है अपसाइड डाउन चेंज हो गई बिल्कुल। वो सारे लोग गायब हो गए घर से, वो सारे जो इच्छाएं थी, वो इच्छाएं कहने के लिए कोई नहीं था जिससे हम कह सकें, क्योंकि हमारी फैमिली में और कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक चीज रह गई थी, हमारा घर, जिसे हमारे फादर ने बनवाया था। और उस घर से जो हमारी लाइफस्टाइल मेंटेन होने लगी, हमने अपने घर को किराए पे उठा दिया, छोटे छोटे टुकड़े करके, और उस किराए से बेसिकली हमारी इनकम आने लगी। मैं जब क्लास 10th में था तो मुझे पैसिव इनकम का मतलब समझ में आ गया था। आज बहुत सारे लोगों को शायद वो अपने 40s में होंगे, 50s में होंगे, लेकिन अभी तक पैसिव इनकम नहीं समझ पाते कि जब हम काम करते हैं तब तो सब कुछ बढ़िया रहता है, जब हम काम नहीं करते हैं तो क्या होता। हमें ये समझ में आया कि वो इनकम शायद जिंदगी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप काम ना कर रहे हो और वो आ रही हो। खैर, हम अपनी 11th किया, मैंने अपना 12th किया और बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर हम आ गए। लेकिन क्योंकि हमें खुद कुछ खोजना था, खुद ही कुछ करना था, तो हम थोड़ा बहुत कुछ खोजा करते थे। उसी वक्त ये बिजनेस इंडिया के अंदर आया। मेरे अपलाइन मिस्टर मदन लाल जी ने इस बिजनेस की शुरुआत करी। वो एक LDM इंजीनियर हुआ करते थे और 3 या 4 महीने उन्होंने इस बिजनेस में बहुत मेहनत करी, काफ़ी मेहनत करी, लेकिन उनको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिल रहे थे जिस तरह के रिजल्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उनके साथ कोई स्पॉन्सर नहीं हुआ इस बिजनेस के अंदर। एक दिन वो हमारे फैमिली फ्रेंड थे, तो एक दिन उनकी वाइफ ने कहा कि आप नितेश को प्लान दिखाओ इस बिजनेस का। वो मुझे बुला करके एक मीटिंग के अंदर लेकर के गए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आज शाम को आ जाओ। मैंने कहा वो बुला रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। मैं उनके साथ चला गया। मैं एक स्टूडेंट था। जिस जगह वो मुझको लेके गए वहाँ पर सारे लोग मेरे ख्याल से एवरेज 35 साल से ऊपर की एज के थे। तो जब सारे बड़े बड़े लोगों के बीच में वो मुझको लेकर के गए तो वो बाकी सारे लोग भी बड़े अचंभे से देखने लगे और उन्होंने उनसे कहा कि मदन लाल जी, ये आप किसको ले आए? ये तो एक स्टूडेंट है। मदन लाल जी भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रखे थे। उन्होंने कहा जो मिल रहा है उसी से काम चलाइए, और कोई मिल नहीं रहा, यही है, इसको ले आया हूं मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब मैंने शुरुआत करी थी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने हमको खैर प्लान दिखाया। उस प्लान के अंदर, पूरे प्लान के अंदर, आप सबको जितने लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से प्लान बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मुझे उस पूरे प्लान में कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ अपने लिए
2,500 रुपए की पॉकेट मनी दिखाई दी। मुझे ऐसा लगा कि इस बिजनेस के अंदर से अगर मैं अपनी पॉकेट मनी निकाल पाऊंगा तो मेरा सारा काम हो जाएगा। और सिर्फ मैंने अपनी पॉकेट मनी के लिए इस बिजनेस की शुरुआत कर दी। और मैंने ये सोचा, क्योंकि मेरे रिश्तेदार हमसे थोड़ा दूर हो चुके थे, हमारी कोई सर्कल ऐसा सच नहीं था, जो डिसीजन लिया वो बेसिकली लिया अपने दोस्तों के ऊपर बेस करके, कि मैंने कहा जो मेरा फ्रेंड सर्कल है इनसे ही कुछ बात करेंगे और देखते हैं शायद कुछ काम चल जाए। मैंने जब अपने बेस्ट फ्रेंड से जाकर के इस बिजनेस को डिस्कस किया, मुझे लगा कि वो तुरंत मुझे गले से लगा लेगा और कहेगा कि वाह क्या चीज़ लेके आए हो, मैं तो यही खोज रहा था, अब हम लोग इसमें बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन जब मैंने उसको इस प्लान को समझाया तो वो इस प्लान को देख करके मेरा मजाक उड़ाने लगा। वो ये कहने लगा कि ये इस तरह का बिजनेस कहीं हो सकता है, ऐसा कहीं हो सकता है कि 50,000 रुपये कमाए जा सकते हैं। और उसने मेरे से कहा कि ये बिजनेस नहीं चलेगा। मैंने कुछ लोगों से और बात करी, स्पेशली अपने दोस्तों से। वो सारे के सारे लोग जो है मुझसे इस बिजनेस को लेकर के काफ़ी अगेंस्ट रहे। उन्होंने कहा इस तरह का कुछ हो नहीं सकता। और एक दिन उसमें से एक दोस्त ने कहा कि मैंने कहा तुम्हें नहीं लगता कि ये बिजनेस चल सकता है? उन्होंने कहा ये बिजनेस चल सकता है, इसमें 50,000 रुपये भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन तुम इसमें 50,000 रुपये कमा पाओगे इसका मुझे यकीन नहीं है। और मुझे उसकी ये बात चुभ गई थोड़ी सी। मैंने कहा कि अगर ये बिजनेस चल सकता है और इसमें 50,000 रुपये कमाए जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। और थोड़ी सी एक आग आ गई अंदर कि अब लगा कि शायद किसी ने कुछ कुरेद दिया कुछ, तो हमें लगा कि कुछ करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा था कि मेरे आसपास के लोग, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मैं आपको रिश्तेदारों के बारे में बताऊं, मेरे फादर एक्सपायर हुए, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर तक आ गया, मुझे कभी मेरे रिश्तेदारों में कोई समझाने के लिए नहीं आया। लेकिन मैंने इस बिजनेस को क्या स्टार्ट किया, मेरे पास हर दूसरे दिन कोई ना कोई आता था जो मुझे समझाता था कि मुझे ये बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए। और मेरी समझ भी नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है ना। और लोग इस जगह तक चले गए कि अधिकतर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। क्या आप में से कुछ लोग यहाँ ऐसा बैठे हैं जिनका लोग इस बिजनेस को लेकर के मजाक उड़ाते हैं? अच्छा, काफी सारे लोग हैं। मैं ये सोचा करता था कि मजाक क्यों उड़ाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता था। और जानते हो, समझ में आई एक बात छोटी सी, वो आपसे शेयर करूंगा कि क्यों मजाक उड़ाते हैं। देखिए, अगर आप अपने दोस्तों से जाकर के कहें कि मैं एक मारुति 800 खरीदना चाहता हूं, वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। अगर आप अपने दोस्तों से जाकर के कहें कि मैं एक छोटा सा घर लेना चाहता हूं, वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। आप कहें कि ये जो लोकल स्कूल है, मैं इसमें अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूं, वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। लेकिन अगर आप अपने दोस्त से जाकर के कहें कि मैं एक मर्सिडीज बेंज खरीदना चाहता हूं, वो आपका मजाक उड़ाएगा। अगर आप अपने दोस्त से कहें कि मैं सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा मकान लेना चाहता हूं, वो आपका मजाक उड़ाएगा। अगर आप उससे कहें कि मैं अपने बच्चे को दुनिया के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं, वो आपका मजाक उड़ाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में कभी मजाक छोटे मोटे डिसीजंस का उड़ाया ही नहीं जाता। जिंदगी में मजाक उड़ाया जाता है तो बड़े डिसीजन का मजाक उड़ाया जाता है। एंड द बिजनेस एक बहुत बड़ा डिसीजन है आपकी जिंदगी का, और लोग इसलिए मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आप इतना बड़ा डिसीजन लेने का मादा रखते हैं। हर किसी की औकात नहीं कि वो डिसीजन ले सके। आप हैं वो जो डिसीजन लेते हैं। मैंने मजाक, अभी तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और सोचने लगा कि अब कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, रिश्तेदार नहीं, तो किससे बात करूं। मैंने एक चीज देखी है इस बिजनेस के अंदर, अगर आप आ गए और आप अपनी उम्मीद न छोड़ें, आप कोशिश करते रहें, भगवान आपको रास्ता दिखाएगा। और भगवान ने मुझे भी रास्ता दिखाया। रास्ता क्या दिखाया? उन्होंने कहा जिस रास्ते से आए उस रास्ते पे क्यों नहीं चलते। मैंने कहा मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इस बिजनेस को, जहां से मुझे ये बिजनेस मिला, क्यों ना मैं इस बिजनेस को वहीं लेकर के जाऊं। मेरे अपलाइन से मैं जब डिस्कस करता था कि मेरे साथ कोई बिजनेस में क्यों नहीं आ रहा, मैं लोगों से बात करता था। लेकिन आप सोच लीजिए कि एक बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अगर किसी से उसकी लाइफ चेंज करने की बात करे तो लोग कितना उसकी बात पे विश्वास करते होंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नितेश, तुम्हारा पोस्चर बहुत कमजोर है, तुम जब बात करते हो तो एक स्टूडेंट की तरह से बात करते हो, ऐसा लगता है कि तुम उनसे कुछ मांग रहे हो।
तो मैंने कहा मैं पॉस्चर कैसे सही कर सकता हूँ। तो जब मैंने सोचा कि बिजनेस आया कहाँ से, तो मिस्टर मदन लाल जी से जो हमारी रिलेशनशिप थी वो इसलिए थी क्योंकि वो हमारे किराएदार हुआ करते थे और फिर हमारे घर से शिफ्ट कर गए थे, तो एक रिलेशन बना हुआ था। मैंने कहा जब ये बिजनेस आया किराएदार से है तो उसको ले चलते हैं किराएदारों के बीच में, और भी तो हैं। और मैंने इस बिजनेस के लिए जा करके बात करी अपने सबसे पहले किराएदार से, मिस्टर अभय सिंह से, है ना। और मैंने जब बात करी किराएदार से तो वो पॉस्चर वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि मकान मालिक और किराएदार की बात थी तो पॉस्चर भी थोड़ा ठीक हो गया। खैर बात अभय सिंह जी की समझ में आ गई, वो मेरे साथ इस बिजनेस के अंदर आ गए। मेरे यहाँ 1600 रुपए के किराए के मकान में रहते थे, आज अपने खुद के आलीशान बंगले में रहते हैं, सफाई डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। उन्हें बात समझ में आई, मुझे मजा आया। मैंने कहा चलो दूसरे किराएदार से बात करते हैं। दूसरे किराएदार हमारे मिस्टर अजीत सिंह थे। मैंने जब मिस्टर अजीत सिंह को इस बारे में बताया बिजनेस के, वो भी हमारे साथ बिजनेस के अंदर आने के लिए तैयार हो गए। आज हमारे बिजनेस का जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो मिस्टर अजीत सिंह का है, एक एमरल्ड भी है उस ग्रुप के अंदर हमारे। ये इतना बढ़िया बिजनेस आया मकान मालिकों के लिए कि आप अपने किराएदार को प्लान समझाइए, मकान खरीदवाइए, वो अपना नया मकान शिफ्ट करेगा, आपका मकान अपने आप खाली हो जाएगा। और जब नया किराएदार आएगा तो आपका नया प्रोस्पेक्ट होगा, है ना। कितना मजेदार। हम तो बहुत, जब मेरा कोई किराएदार बिजनेस में नहीं आना चाहता, मैं उसको अपने मकान में नहीं रखना चाहता। तो इस तरह से मजे करते करते हमने बिजनेस की तो शुरुआत कर दी, काम भी होने लगा, छोटा मोटा ग्रुप भी बनने लगा। लेकिन मैं अपने बारे में आपको पर्सनली बताऊं, इस बिजनेस में आने के पहले मैं अपनी क्लास का बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था और बहुत इंट्रोवर्ट नेचर का था। मुझे इस बिजनेस में जब मैं आया तो मैं इसको ठीक से समझ नहीं पाया था, इसलिए इसके अंदर आ गया। मुझे ये लगा कि ये मेरे अपलाइन है, ये मेरी मदद करते रहेंगे और मेरा काम चल जाएगा। मैं ये सोच करके इस बिजनेस के अंदर आ गया। लेकिन और जब मेरे अपलाइन मुझसे कुछ ज्यादा कुछ करने के लिए कहते थे तो मुझे थोड़ा सा डर था लोगों का। आपके अंदर भी तमाम तरह के डर होंगे, मेरे अंदर भी तमाम तरह के डर थे। मुझे लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था, और जब मैं डरता था तो कोशिश करता था हमेशा एक प्रोटेक्शन लेने की, हमेशा अपने अपलाइन को वो करने की। तो बिजनेस में जब लोग आ गए तो उन्हें प्लान में नहीं समझाता था, मैं करता था, मैं उनसे थोड़ी बहुत बात करके उनको मीटिंग में लाने की बात करता था। मेरे अपलाइन मुझसे कहते थे कि अगर तुम 12% पे आ जाओगे तो हम तुम्हें स्टेज पे खड़ा होकर कुछ बोलने का मौका देंगे। हमने कहा मैं कभी 12% पे नहीं आऊंगा। मैं इस बिजनेस की सबसे नेगेटिव चीज जो मुझे लगती थी वो रिकॉग्निशन लगती थी, कि लोगों के सामने क्यों रिकॉग्नाइज करते हैं, भाई ठीक तो कर रहा है काम आदमी, उसको लोगों के सामने खड़ा करने की क्या जरूरत है। और मैं इतना डरता था वो मुझसे। तो मैं एक बार लॉन्ग डिस्टेंस, हमारा थोड़ा सा ग्रुप हो गया, तो मैं वहां गया 2 दिन पहले। और जब मैं गया वहां पर 2 दिन बाद मेरे अपलाइन ने आना था, मैं गया था कि लोगों को थोड़ा बात करके उस दिन इनवाइट करूंगा। मैं डर और बताऊं आपको, मुझे 2 चीजों से और बहुत डर लगता था, 2 किस्म के लोगों से। एक डॉक्टर से, पता नहीं क्यों लगता था, ये मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता था। और दूसरा पुलिस वालों से बहुत डर लगता था। अब मैं वहां पहुंचा और वहां पर एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हमसे मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए और आज हम लोगों को एक प्लान दिखाना है, एक शहर के बहुत ही सफल आदमी हैं उनको। मैंने कहा प्लान, देखिए प्लान तो ऐसा है, परसों मेरे अपलाइन आएंगे तब दिखाया जाएगा, हम उनसे बात कर लेंगे, परसों का टाइम ले लेंगे। मैं इसमें कंफर्टेबल था। उन्होंने कहा नहीं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी रहते हैं, उनको 10 मिनट का टाइम है, उसमें एक प्लान समझाना पड़ेगा। मैंने कहा सुनिए, मैं अगर उनको प्लान समझाऊंगा तो वैसे भी बिजनेस में नहीं आएंगे, इससे अच्छा हम लोग वेट कर लेते हैं। अच्छा वैसे वो करते क्या है? उन्होंने कहा डॉक्टर। मैं कह रहे मैंने डॉक्टर है। अब मैंने आपको बताया, एक तो प्लान दिखाने का डर, दूसरा डॉक्टर का डर, और तीसरा उसने कह दिया वो यहाँ के सबसे अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। मेरे तो हार्ट समझिए अपना उसी समय बैठ गया था। मैंने कहा आज मैं फंस गया। मैंने तुरंत
बचने के लिए अपनी अपलाइन को फ़ोन लगाया। मैंने कहा सर वो देखिए हमसे कह रहे हैं कि आप प्लान दिखा दो, आप परसों आ रहे हैं, उनको समझाइए कि बहुत अच्छा आदमी है तो आपसे मिलवाया जाए। उन्होंने कहा देखो नितेश प्लान तो तुमको ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस का कुछ अर्जेंट काम आ गया और मैं परसों नहीं आ पा रहा हूं। मैंने कहा सर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं यहां क्या करूंगा। उन्होंने कहा नितेश तुम प्लान दिखाओ वहां पे लोगों को। वैसे वो मुझे, मैंने कहा सर ये तय नहीं हुआ था, मैं मिलवा सकता हूं प्लान नहीं दिखा सकता हूं। उन्होंने कहा नितेश प्लान तो दिखाना है। मैंने कहा सर मैं एक स्टूडेंट हूं, वो एक डॉक्टर हैं, मेरे प्लान दिखाने से वो बिजनेस के अंदर आएंगे। मेरे अपलाइन ने मुझसे कहा नितेश तुम एक स्टूडेंट नहीं हो, एक बिजनेसमैन बन चुके हो और तुम जब प्लान दिखाओगे उन्हें आना होगा तो जरूर आएंगे। उस बात से मेरे दिमाग से उस दिन तक मैं वाकई में एक स्टूडेंट की तरह से इस बिजनेस को करता था, लेकिन उस दिन से मैं स्टूडेंट नहीं रहा। वाकई में उनकी इस बात से एकदम से जोश आ गया मुझको और मैंने कहा अब तो लग रहा है प्लान। मैंने कहा चलो ठीक है दिखाएंगे। मैंने कहा सर नहीं आएंगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। अब मैंने किसी तरह प्रैक्टिस की, हिम्मत बांधी, मैंने कहा चलो चलते हैं उसके साथ। वो ले गया शहर के एक बहुत बड़े नर्सिंग होम में और जब नर्सिंग होम के बाहर में पहुंचा तो देखा जबरदस्त भीड़ लगी हुई थी। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा अब तो इनके पास टाइम नहीं है, आज प्लान नहीं दिखाएंगे ये। वो मेरे डाउनलाइन गया बात करने के लिए, वापस आए। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं बाद में दिखा देंगे। कहते नहीं वो भी 10 मिनट में खाली हो जाएंगे। मैंने कहा आज मैं फंस गया। मैं अंदर पहुंचा, उनको बैठाया, मैंने बिना उनकी तरफ देखे जल्दी जल्दी 15 मिनट के अंदर प्लान समझा दिया। अब मैं ये सोच रहा था कि अब ये मुझसे कुछ पूछने ले, मैं कितनी जल्दी यहां से निकलूं। उन्होंने कहा ये बताइए इस बिजनेस को शुरू करने में कितना पैसा लगता है। कहते हैं इस बिजनेस को, मैंने बताया कि वो करीब 4,200 रुपये लगते हैं। उन्होंने घंटी बजाई, अपने कंपाउंडर को बुलाया और उसे कहा जरा वहां ड्रॉर से इनको 4200 रुपये निकाल करके लाके दे दो। मैं सोच रहा था मैं सपना अपना तो नहीं देख रहा हूं। मैंने अपने को चिकोटी काटी, पैसा गिना, मैंने कहा वाकई में बिजनेस के अंदर आ गए। और मैंने जब उनको बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर कर दिया तो मुझे वाकई में बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैं बाहर निकला, मैं समझ में ये आएगी बात कि अगर मैं अपने इस प्लान से इस सक्सेसफुल डॉक्टर को स्पॉन्सर कर सकता हूं तो इस दुनिया में किसी को भी स्पॉन्सर कर सकता हूं। और मुझे जोश आ गया। मैंने कहा अब तो वाकई में मैं किस चीज से डर रहा था। और मैं बाहर निकला और मैंने पूछा उससे है कोई और सक्सेसफुल डॉक्टर शहर का जिसको तुम प्लान दिखाना चाहते हो। और मैं आपको बताऊं इस बिजनेस में आपके अंदर जितने डर हैं, जितने भी डर हैं आपके अंदर इस बिजनेस में आने के पहले, वो सारे डर ये बिजनेस एक एक करके बाहर निकाल देगा। एक एक करके आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे। आपको पता नहीं लगेगा कि किस तरह से आप एकदम से सारी चीजें, मेरे साथ तो इतनी मजेदार चीजें होती थी। मैं आज उनको सोचता हूं। एक बार मेरे डाउनलाइन थे, उनको भी मुझ पर थोड़ा विश्वास आ गया कि हाँ इनके जाने से वो स्पॉन्सर हुए थे। अगली बार मैं गया, उन्होंने फिर मुझे बुलाया। उन्होंने कहा आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूं, एक रिटायर्ड आदमी है, पता नहीं क्या पूछते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है और बड़े मुझे बहुत डर लगता है उनसे। मैंने कहा आपको डर लगता है तो मेरा क्या होगा उनके सामने। कि नहीं कुछ पूछते हैं, आप थोड़ा उनको समझा दिए। मैंने कहा चलो चलते हैं। मैं भी डरते डरते गया उनके पास। मैं गया, उन्होंने मिलवाया, मैंने बात करी। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा आप क्या पूछना चाह रहे थे पूछिए। कहते हैं ये बिजनेस क्या चेक से शुरू किया जा सकता है। तो मैंने कहा नहीं चेक से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कैश देना पड़ता है और क्या कहते हैं या ड्राफ्ट बनवा सकते हैं आप। तो वो अंदर गए और कैश ले आकर के उन्होंने पकड़ा दिया। मैं खैर इस फॉर्म वॉर्म भर के हम लोग वहां से निकले। मैंने उनसे पूछा वो क्या पूछा करते थे, तो ये तो कुछ पूछा, कह रहे यही तो पूछते थे, मेरी समझ में नहीं आता था। है ना, हम तो पहले से मैं बताएं इतना डरते डरते करता था इस बिजनेस को। मैं सोचता था अगला क्या पूछ देगा। मैं इस बिजनेस में एक खास बात बताएं, मैं हर बार जब जाता था लोगों से मैं सोचता था क्या पूछ देगा ये कुछ ऐसा ना पूछ दे जो मैं बता ना पाऊं।
और जानते हैं मेरे साथ इस बिजनेस में सबसे मजेदार, जो सबसे बढ़िया बात हुई वो क्या हुई? वो बात ये हुई कि आज तक मैं इस बिजनेस के लिए जितने भी लोगों के पास गया हूं, आज तक 7 साल हो गए, मैं इस बिजनेस के लिए जितने भी लोगों के पास गया, किसी ने मुझसे कुछ नया नहीं पूछा। हर एक ने वही सवाल पूछे जो पहले ने पूछे, दूसरे ने पूछे, तीसरे ने पूछे, चौथे ने पूछे। इतना परफेक्ट हो गया मैं 10-15 के बाद कि वही सेम सवाल। मैं इस बिजनेस के 3 या 4 सवाल हैं जिसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाती तो आप तो पता नहीं, प्रोडक्ट्स महंगे एक सवाल, इसका जवाब सीख लीजिए, बिजनेस आपका हो गया। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने कभी किसी से बात नहीं करी है, कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ये तो खैर अब कोई नहीं पूछता। लेकिन कहने का मतलब वही सेम सवाल, और उसी सवालों के जवाब दे करके मैं एक और एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस का। आज आप में से कई सारे लोग इस फंक्शन के अंदर आए हैं अपने कुछ काम छोड़ करके, अपना एक डिसीजन लेकर के कि हमें इस बिजनेस को करना है। इसलिए हो सकता है आपने कुछ काम छोड़े होंगे। एक बार ऐसे ही मुझे सुबह सुबह मेरे दोस्त का फोन आया, उसने कहा आज शाम को हम सारे दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया है कि शहर के अंदर एक बहुत बड़ी फेट लगी हुई है, हम लोग सब लोग चलेंगे वहां पे और एंजॉय करेंगे। हमने कहा हाँ ठीक है चलेंगे। जैसे उसका फोन रखा, मेरे अपलाइन का फोन आया, उन्होंने कहा तुम्हें याद है आज वो मीटिंग है शाम को? अब मैंने कहा मैं तो याद नहीं था, भूल गया, अभी याद आई। उन्होंने कहा कि और तुमने जिसको बुलाया था उसको भी याद है ना, वो आने वाले हैं आज शाम को तुम्हारे गेस्ट। मैंने कहा हाँ ये भी याद आया। अब मैं सोचने लगा मैं किसको मना करूं, अपने दोस्त को मना करूं कि अब अपलाइन को मना करूं। तो मैंने ये मन में लगाया, मैंने सोचा कि अगर मेरे वो जो आने वाले हैं वो आ जाएंगे तो मैं भी चला जाऊंगा, नहीं तो मैं दोस्तों के साथ चला जाऊंगा। मैंने फोन लगाया उनको, आप शाम को आ रहे हैं? हाँ हाँ मैं आ रहा हूं। ठीक है, हम शाम को मीटिंग में पहुंचे, इंतजार करते रहे, वो नहीं आए। हमने उनके घर पे फोन लगाया तो पता चला वो अपनी फैमिली के साथ उसी फेट में घूमने गए हुए हैं। मुझे बहुत खराब लगा। मैं मीटिंग में बैठा, सोच रहा था कि सारे मेरे दोस्त इस समय घूम रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, मैं यहाँ मीटिंग में बैठा हुआ हूँ। मुझे लगा मैंने कुछ मिस किया। अगला साल आया, फिर वही सीजन आया, फिर से वही फेट लगी, फिर मेरे सारे दोस्त उस फेट के अंदर घूमने के लिए गए, और अगले साल भी मैं उनके साथ नहीं जा पाया। रीजन लेकिन अलग था। अगले साल रीजन ये था कि हम कंपनी की तरफ से बैंकॉक की फ्री ट्रिप पे जा रहे थे, इसलिए उनके साथ नहीं जा पाए। पहले साल मुझे लगा मैंने कुछ मिस किया, अगले साल उनको लगा उन्होंने बहुत कुछ मिस किया। हम सब लोग अपनी जिंदगी में उन्हीं जगहों पे जाने के लिए, उन्हीं लोगों से मिलने के लिए, उसी तरह से सेलिब्रेट करने के लिए परेशान रहते हैं जिस तरह से हम हर साल कर सकते हैं, और ये नहीं सोचते कि थोड़ा सा अगर कुछ चीजों को पोस्टपोन करें तो जिंदगी भर कितने नए तरीके से, कितनी नई जगहों पे और कितने नए लोगों के साथ उसी इवेंट को हम सेलिब्रेट करेंगे। मैं बैंकॉक ट्रिप पे जब हम लोग जा रहे थे, उसमें 70% लोग जो बैठे हुए थे वो एमवे के थे और खूब मस्त थे, और 70% में 90% ऐसे थे जो पहली बार जा रहे थे। तो बड़ा हंगामा हो रहा था। मेरे बगल में एक भाई साहब बैठे हुए थे, बड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप के, खूब मूछें थी, 60 साल की एज होगी। उनको पता लगा कि ये लग रहा सेम ग्रुप है। उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ से हैं? मैंने उनको बताया कि हम एमवे कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और उसके ट्रिप पे जा रहे हैं। कह रहे एमवे? कहते मैंने इसका नाम सुना है। मैंने कहा आप कहाँ पे हैं? कहते मैं मलेशिया में हूँ, पार्टीशन के टाइम चला गया था, सारी फैमिली वहीं है। तो मैंने कहा मलेशिया में आपने इसका नाम सुना? कहते नहीं, चाइना से एक मेरी फ्रेंड आई थी और उसने मुझे इस बिजनेस का प्लान समझाया था। मैंने कहा बिजनेस प्लान समझाया था, कैसा लगा आपको ये प्लान? उन्होंने कहा प्लान तो अच्छा लगा, एक चीज थोड़ी सी थी जिसकी वजह से थोड़ा समझ भी नहीं आया। मैंने कहा क्या समझ में नहीं आया? कहते इसके थोड़े प्रोडक्ट्स महंगे हैं। मैंने उनसे कहा हाथ मिलाइए। कह रहे क्यों? कह रहे हम लोग 3 कंट्रीज की बात कर रहे हैं, इतने 1000 स्क्वायर फीट ऊपर हवा की बात कर रहे हैं, लेकिन आप नया सवाल नहीं पूछ रहे मुझसे, वही सवाल, सेम सवाल। आप सोच के देखिए इस बिजनेस के अंदर यही सवाल, और मुझे इसलिए मजा आने लगा इस बिजनेस के अंदर। मैं इस बिजनेस में मैंने अपने अपलाइन का नाम लिया। मैं उनके बारे में 2 शब्द और बोलना चाहूंगा आपसे। मेरे अपलाइन मिस्टर मदन लाल,
LDA में इंजीनियर थे, 18 साल LDA की नौकरी करी, 2.5 साल इस बिजनेस को हमारे साथ बिल्ड किया। तकरीबन 4-4.5 साल पहले एक एक्सीडेंट में वो भी हमें छोड़ करके चले गए। जब वो हमें छोड़ के गए, वो इस बिजनेस के अंदर प्लैटिनम लेवल के ऊपर थे। आज प्लैटिनम लेवल आप जानते हैं, 50,000 रुपये के आसपास की इनकम। 4 साल हो गए उनको गए हुए। उनकी वाइफ, उन्होंने इस बिजनेस में बहुत मेहनत करी। 4 साल के बाद इस बिजनेस से उनकी इनकम, LDA आप उनकी इनकम सोच सकते हैं क्या हो गई होगी। इस बिजनेस से जो इनकम है उनकी, वो 50,000 से घट के 25,000 नहीं हुई, वो 50,000 से बढ़ के करीब 70-80 हज़ार हो गई, क्योंकि वो आज एक सर्टिफाइड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। मैं इस बिजनेस की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, लोग कहते हैं कि अगर आप डिसीजन ले लें तो आपको कोई रोक नहीं सकता। एक चीज कई बार लोग कहते हैं कि मौत ऐसी चीज है जो आपको, अगर आप डायमंड बनने का डिसीजन ले लें तो शायद मौत आपको रोक दे डायमंड बनने से, और कुछ नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप एक बार पक्का डिसीजन ले लें डायमंड बनने का, आप सही स्ट्रक्चर्स खड़े कर दें, सही तरीके से बिजनेस करें, आप रहें चाहे ना रहें, मौत भी आपको नहीं रोक पाएगी डायमंड जाने से। ये बिजनेस बहुत बहुत अलग तरह का बिजनेस है, जिसके बारे में मैं जितना बताऊं आपको, क्योंकि मैं उस फैमिली को जब देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मैं कितने सही बिजनेस के अंदर हूं। जब वो फैमिली हमारे साथ हर साल फॉरेन ट्रिप पे जाती है तो मुझे ये लगता है कि आज मैं इस बिजनेस को इतने अच्छे तरीके से बिल्ड करूंगा कि मैं रहूं चाहे ना रहूं, जो मेरी फैमिली की लाइफस्टाइल है अब वो दोबारा चेंज नहीं होगी, वो बेटर होगी, उससे कभी नीचे नहीं जाएगी। और स्पेशली यंग लोगों के लिए तो ये सबसे जबरदस्त बिजनेस है। यंग लोग, मैं आज, अभी मेरी एज 27 हो गई है, 27 साल की एज है। मैं कम से कम कंफर्टेबली कम से कम अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल तक बहुत मजे से इस बिजनेस को कर सकता हूं। आप सोच के देखिए, 30 साल अगर मैं इस बिजनेस को सीरियसली करता हूं, या स्पेशली कितने लोग हैं जो 20s में यहां बैठे हुए हैं, काफी सारे लोग यहाँ 20s में बैठे हुए हैं। अगर ये लोग सिर्फ 30 साल सीरियसली इस बिजनेस को करें, अगर हम लोग सिर्फ 30 साल सीरियसली इस बिजनेस को करें, क्या इस बिजनेस में कोई ऐसा लेवल बाकी रहेगा जिसको हम छुएंगे नहीं? क्या हम लोग को ऐसे नए नए लेवल नहीं बनाने पड़ेंगे जिसके लिए हम लोगों के लिए, जैसे अभी आप देख रहे हैं एक स्पेशल लेवल बनाया गया है। तो मैं तो इस बिजनेस को स्पेशली यंग लोगों को तो बहुत सीरियसली इसको एज अ करियर भी वो देख सकते हैं। मैं आया था इसमें पॉकेट मनी के लिए, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर क्या कुछ है। फिर मैं इस बिजनेस में 14 महीने लगे मुझे सिल्वर होने में, फिर मैं प्लैटिनम बना, एमरल्ड बना, फाउंडर्स एमरल्ड बना। बीकॉम खत्म होते होते मैं इस बिजनेस में फाउंडर एमरल्ड लेवल के ऊपर आ गया। हमने अपनी गाड़ियां खरीद ली, घर बढ़िया हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, फॉरेन ट्रिप्स मिलने लगी, तो थोड़ा हम कंफर्टेबल भी हो गए, इंजॉय करने लगे। और हमें फिर लगा कि अब आगे बिजनेस बढ़ाने की क्या जरूरत है, इतना काफ़ी है। फाउंडर एमरल्ड टू डायमंडशिप की बात कर रहा हूं मैं आपसे। हम बहुत सीरियस नहीं थे डायमंडशिप के लिए, क्योंकि आप सोच सकते हैं अगर कोई बीकॉम खत्म करे, उसकी इनकम 6 फिगर में हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, तो उसको क्या क्या दिक्कत हो सकती है और वो कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा। और मेरे साथ ऐसा हुआ। हम जब इस बिजनेस को, जब फाउंडर एमरल्ड लेवल पे आए, तो हमारी फैमिली के बीच में धीरे धीरे चूंकि सब लोग बड़े होने लगे, तो वो लोग भी बिजनेस में हमारा साथ देने लगे। और मेरी एक बड़ी सिस्टर जो थी, वो इस बिजनेस में काफ़ी सीरियसली काम करने लगे, मुझसे भी ज़्यादा सीरियस हो गई, मुझसे ज़्यादा डेडिकेटेड हो गई, मुझसे ज़्यादा कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को करने लगे। मैं बहुत सीरियस नहीं था, और के लिए डायमंड जाने के लिए मैं बहुत सीरियस नहीं था, लेकिन उनकी वजह से मैं थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट करता था, उनके साथ काम करता था। वो इस बिजनेस में 18% लेवल तक आ गई। जब वो इस बिजनेस में 18% लेवल पे आई, एक एक्सीडेंट में हमने उन्हें भी खो दिया। मैं आपको बता नहीं सकता, हमने इस बिजनेस के अंदर रहते हुए तमाम सारे चैलेंजेस इस तरह के ज़िंदगी में अपने झेले। अगर शायद मैं इस बिजनेस में ना होता तो वाकई में टूट जाता। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, इसकी एसोसिएशन इतनी ज़बरदस्त है कि ये आपको वापस बाउंस बैक करने के लिए हमेशा तैयार करता है। और जब वो एक्सपायर हुई, उनकी डेड बॉडी घर के ऊपर आई थी, उनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ पड़ा हुआ था। मैंने ऐसे ही उस मोबाइल फ़ोन को ऑन किया
उस मोबाइल फोन के ऊपर जो वेलकम नोट आया, उसके ऊपर लिख करके आया गो डायमंड। मुझे पता नहीं कैसे ऐसा लगा कि शायद मेरी सिस्टर मुझसे कह रही हैं गो डायमंड, और मैंने डिसीजन लिया उस वक्त कि अब मुझे डायमंड इस बिजनेस के अंदर जाना है, अपनी सिस्टर के लिए जाना है। और उसके बाद जब डिसीजन लिया हमने फिर से सारी एनर्जी सब कुछ करा, और मैं आपको बड़े फख्र के साथ बताना चाहूँगा कि हमारी डायमंडशिप में एक क्वालिफाइड लेग मेरी वो सिस्टर की भी है, जिन्होंने, और आज हमने जिनके थ्रू इस बिजनेस को आगे बढ़ाया, और हम उस एनर्जी को आज फिर से महसूस कर सकते हैं। और अब जब डायमंडशिप अचीव करी तो पता लगा कि एमरल्डशिप और डायमंडशिप में कितना अंतर है। हमें लगता था कि ठीक है, हम भी एमरल्ड हैं, डायमंड, लेकिन वाकई में डायमंडशिप कितनी अलग है मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप लखनऊ में आए और लखनऊ आकर के वहाँ का इमामबाड़ा और भूल भुलैया ना घूमें तो क्या हाल होगा। बिल्कुल वही चीज़ है, आप एमवे बिजनेस के अंदर आएँ और डायमंड में जाएं, आप पता नहीं लगेगा कि आप क्या कुछ मिस करेंगे। तो अगर आप बिजनेस के अंदर आते हैं तो गोल बनाइए अपना डायमंडशिप का, कि आप इस बिजनेस में कम से कम डायमंड जरूर जाएंगे। ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। और जैसे ही आप डिसीजन लेते हैं, जानते क्या होता है, डिसीजन एक ऐसी चीज है जो एकदम से आपके आसपास की परिस्थितियों को चेंज करती है। भगवान क्योंकि ये चेक करता है कि आपका डिसीजन कितना पक्का है। जैसे भी आप किसी चीज का डिसीजन लेंगे, आप डिसीजन लेके देखिए कि मैं सारी मीटिंग्स रेगुलर अटेंड क्या करूंगा। एक डिसीजन लेके देखिए, आप देखेंगे कि अगली मीटिंग से भगवान आपके टेस्ट लेना शुरू करेगा, छोटे छोटे टेस्ट। मीटिंग के जस्ट पहले बारिश हो जाएगी, उसकी अगली मीटिंग में रिश्तेदार आ जाएंगे, उसकी अगली कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको रोकेगा आपके डिसीजन से। लेकिन अगर आप सारी मुश्किलों के बावजूद, सारी परेशानी के बावजूद अपने डिसीजन के ऊपर कायम रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, अपना कमिटमेंट दिखाते रहेंगे, तो एक दिन वो सारी चीजें आप आकर के लोगों को बताएंगे कि हाँ कैसे आपने वो चीजें करी, कैसे आपने चीजों को अचीव करा। वरना अगर वो परेशानियां, वो परिस्थितियां आपके ऊपर हावी हो गई, किसी को नहीं पता लगेगा कि आपके साथ क्या हुआ। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो परिस्थितियां आप पे हावी हो गई। अगर आप अपनी परेशानियों से चिपके रहेंगे तो आपके सपने आपसे दूर हो जाएंगे, और अगर आप अपने सपनों से चिपके रहेंगे तो आपकी परेशानियां आपसे दूर हो जाएंगे। आप किस चीज से चिपकना चाहते हैं? मैं एक खास बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि मैं विनर्स इंटरनेशनल सिस्टम का एक पार्ट बना। विनर्स ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम पहले भी, हम सब यहाँ जो भी लोग बैठे हैं, हम सब विनर्स हैं, और हम सब एक लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे एक कहानी याद आती है जो मैंने क्लास 10 में पढ़ी थी। उस क्लास 10 में पढ़ी कहानी से, बल्कि एक रियल घटना थी जिसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। वो एक राजा की कहानी है, जो राजा लड़ाई लड़ रहा था और हार रहा था, और वो फिर कोशिश करके लड़ाई लड़ता था, फिर हारा, और ऐसे करते करते करीब 17 बार वो लड़ाई हार गया। और जब वो 17 बार लड़ाई हार गया तो वो अपनी हार मान करके भाग गया और जा करके एक गुफा के अंदर छिप गया। हम सब लोग भी कई बार कोशिश करते हैं, छोटी बड़ी लड़ाइयाँ अपनी जिंदगी में लड़ते हैं, कई बार हारते हैं, कई बार कुछ होता है। वो राजा जब वहां वापस जाकर के पहुंचा, उस गुफा के अंदर ऐसे लेटा हुआ था, तो उसकी नजर एक चींटी के ऊपर पड़ी, और उसने देखा वो चींटी जो है वो एक अपने से भी बड़ा, अपने शरीर से भी बड़ा एक अन्न का दाना लेकर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, अपने बिल में जाने की। और वो देखा कि थोड़ा सा ऊपर चढ़ती और वो वजन ज्यादा होने की वजह से वो दाना नीचे गिर जाता, वो चींटी भी नीचे आ जाती। और फिर उसने देखा कि वो चींटी वापस अपने आप को उठाती, उस दाने तक जाती, उस दाने को फिर से उठाती, फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती, और फिर नीचे गिर जाती। वो चींटी फिर से ऊपर उठती और फिर से नीचे गिर जाती, फिर से ऊपर उठाती उसको, फिर चलती, फिर नीचे गिर जाती। बार बार वो देख रहा था कि राजा कि वो चींटी, और वो बड़े ध्यान से देखने लगा उसको एकदम से, और उसने ये देखा
कि वो चींटी करीब 17 बार वो चींटी गिरी और उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी, और उसने जब 18वीं बार उस दाने को उठाया, उस दाने को लेकर के वो चींटी ऊपर चढ़ गई। उस राजा ने, हम सब भी अपनी जिंदगी में कई बार ठोकर खाते हैं, कई बार गिरते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप वापस कितनी बार उठे। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि कितनी बार लोगों ने आपको ना कह दिया इस बिजनेस के लिए, फर्क इस बात से पड़ता है कि ना कहने के बाद क्या आपने अगले आदमी को प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया, फिर से अपने आप को तैयार किया कि नहीं किया। उस राजा ने जब उस चींटी को अपने, हम सब के अंदर एक विनर भी है, एक लूजर भी है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको खड़ा करते हैं। हम हमेशा अपने अंदर के विनर को आवाज देते हैं कि अपने अंदर के उस लूजर को आवाज देते हैं। जब हम हारते हैं तो क्या हम वापस उस विनर को कहते हैं, एनकरेज करते हैं कि हाँ हमें बार बार जीतना है, इसको हमें वापस एक विनर की तरह से आना है। उस राजा ने जब उस चींटी को देखा तो उस राजा ने अपने आप से कहा, राजा उठाओ, अगर ये चींटी हार नहीं मान सकती तो तुम कैसे हार मान सकते हो। और आज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके सामने नितेश दीक्षित एक स्टूडेंट डायमंड जा सकता है तो आप क्यों नहीं जा सकते? उठाओ! क्या आप अपने आप से कह सकते हैं बार बार जब भी आप गिरे, विनर उठाओ? अपने आप को क्या बार बार आवाज दे सकते हैं? अपने अंदर के उस विजेता को बार बार उठा सकते हैं और उससे कह सकते हैं, जब भी आपको लगे कि मैं ठोकर खा रहा हूं तो हमेशा आजाद आवाज दीजिए उस विजेता को, विजेता उठाओ! आपको डायमंड बनना है ना? आप डायमंड जा सकते हैं, सिर्फ अपने अंदर के उस विजेता को, उस डायमंड को आवाज देते रहिए। अपने अंदर हमेशा अपने आप को खुद इनकरेज करते रहिए। आपको कोई चीज, कोई परेशानी आपके सामने नहीं आ सकती। मैं आज आपके सामने एक एग्जाम्पल बनकर के खड़ा हूं। आप सारे लोगों से कहूंगा कि अगर नितेश दीक्षित डायमंड जा सकता है, आप भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। मैं आज आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी रिकॉग्निशन के अंदर यहां पर थे। अगर आप इस बिजनेस के अंदर डायमंड जाते हैं, मुझे न्योता जरूर भेजिएगा। आपकी रिकॉग्निशन पे ताली बजाने के लिए मैं सबसे पहले आऊंगा आपके लिए। थैंक यू। गुड आफ्टरनून।